Good morning, children. Continuing with the fifth chapter of history, that is the rise of the kingdom. आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने जाना था कि कैसे कुछ मेन रूलर्स में कन्वर्टेड हो जाते हैं और इसकी प्रक्रिया होती है आजकल के टाइम पे वोटिंग सिस्टम के द्वारा, जिसे बोला जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और पहले के टाइम पे ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी जब मेन परफॉर्म करते थे बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस यानी कि त्याग, और उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता था, उन्हें जाना जाता था किंग्स के रूप में। कुछ टेक्स्ट हाईलाइट करते हैं इसी तरीके के रिचुअल यानी कि रिवाज, जिन्हें बोला जाता था अश्वमेधा या फिर हॉर्स सैक्रिफाइस। और इसके अंदर हॉर्स को खुला छोड़ दिया जाता था घूमने के लिए, बट उसकी प्रोटेक्शन करी जाती थी किंग्स के लोगों के द्वारा, यानी कि किंग के आर्मी के लोगों के द्वारा। और अगर वो हॉर्स किसी भी किंगडम में उस हॉर्स को किसी भी किंगडम में अगर रोका जाता है तो उस राज्य के राजा को हॉर्स के जिस राजा ने इस हॉर्स को भेजा था उस राजा के साथ फाइट करनी पड़ती थी, यानी कि लड़ाई करनी पड़ती थी। और वहीं दूसरी तरफ अगर इस हॉर्स को कंफर्टेबली उस किंगडम्स में घूमने की परमिशन दी जाती है, तो इसका मतलब ये होता है जिस किंगडम में ये हॉर्स घूम रहा है उस किंगडम का राजा नॉट सो पावरफुल कंपेयर टू उस राजा से जिसने ये हॉर्स को भेजा है। यानी कि जिस भी राज्य में ये घोड़ा फ्रीली घूम रहा है तो उस राज्य के राजा ये मान लेते हैं कि जिस राजा ने इस हॉर्स को भेजा है वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं, यानी कि पावरफुल है। एग्रीकल्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक्स का मतलब ये होता है कि जो अल्टीमेट पावर होता है वो लोगों के हाथ में होता है। वो लोग अपने प्रतिनिधि यानी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर प्रतिनिधि लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी टाइम पे दो मेजर चेंजेस देखने को मिली थी एग्रीकल्चर में। सबसे पहला लोहे की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल और राइस की फार्मिंग। और जैसे जैसे एग्रीकल्चर का फैलाव हुआ उसी के साथ साथ पॉपुलेशन का भी ग्रोथ हुआ। और पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर के फैलाव की वजह से जो वैदिक लोग थे वो ज़्यादा क्लोज़र कांटेक्ट में आए एक दूसरे के साथ, और उनके साथ भी जो नॉन आर्यन पॉपुलेशन से बिलोंग करते थे। और इसी के वजह से एक फॉर्मेशन हुआ एक लार्ज टेरिटोरियल इंटिटीज़ का, जिसका मतलब होता है रीजनल बाउंड्री, जिसे बोला जाता था जनपदास एंड महाजनपदास। अब हम जानेंगे जनपदास एंड महाजनपदास के बारे में। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थी या फिर जो सिस्टम था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का पहले के टाइम में, तो उस स्ट्रक्चर को देखने की शुरुआत हुई थी अराउंड 600 BC में। कहाँ पे? गंगा प्लेन्स में, यानी कि गंगा की खाड़ियों में, जहाँ पे सेमी नोमैडिक ट्राइबल यूनिट्स थे जिन्हें जना बोला जाता था। सेमी नोमैडिक ट्राइबल यानी कि नोमैडिक लोग जो कि जिनके रहने की एक कोई फिक्स्ड कोई जगह नहीं थी, उन्हें नोमैडिक बोला जाता है। और पहले के वैदिक टेक्स्ट में काफ़ी सारे जनास या फिर जो लोग थे आर्यंस के, वो एक नोमैडिक स्थिति में रहते थे और एक दूसरे से लड़ते थे और नॉन आर्यन के साथ भी लड़ा करते थे काओ, शीप और ग्रीन एरियाज़ के लिए। कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रैक्ट्स हैं यानी कि एरियाज़ थे उस टाइम पे, वो थे पंचाला जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट में है फॉर द प्रेजेंट डे, सुरसेना जो कि प्रेजेंट डे मथुरा बोला जाता है, कोसाला, अवध, काशी, विदेह, मगध एक्सेट्रा। और ये सारे एरियाज़ कुछ सिंपल ट्राइब्स नहीं थे बट किंगडम्स थे और रिपब्लिक्स थे। और इन टेरिटरीज़ यानी कि इन एरियाज़ को कहा जाता था जनपदास। और इन्हीं रिपब्लिक्स में क्षत्रिय फैमिलीज़ लैंड को ओन करते थे, यानी कि उस लैंड के मालिक हुआ करते थे और उन्हीं के पास पॉलिटिकल पावर्स भी हुआ करती थी। और इस टाइप के गवर्नमेंट को बोला जाता था ओलिगार्की कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा।
ओलिगार्की उस तरीके की गवर्नमेंट थी जहाँ पे जो पावर थी वो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में थी। वो चुनिंदा लोग थे जो रॉयल फैमिली यानी कि राजाओं की फैमिली से बिलोंग करते थे या फिर काफ़ी ज़्यादा धनवान थे यानी कि पैसे वाले थे। तो इस तरीके की गवर्नमेंट को ही ओलिगार्की बोला जाता है। कुछ समय बाद जनपदास ने कॉन्कर्ड यानी कि जीत हासिल करी थी कुछ नेबरिंग जो एरियाज़ थे यानी कि आस पड़ोस के जो एरियाज़ थे उनको भी जीत हासिल करी थी और उन्होंने सेटअप करा था, उन्होंने तैयार करी थी महाजनपदास, जो कि 16 टोटल 16 थे। और ये 16 महाजनपदास को कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ फाइट करते थे। किस वजह से? ताकि वो एक दूसरे के राज्य के ऊपर कब्जा कर सके और जिसकी वजह से सिर्फ 4 पावरफुल महाजनपदास ही सरवाइव कर सके आखिरकार। वो थे मगध, वत्सा, अवंती एंड कोसाला। बट समय के साथ साथ मगध धीरे धीरे बहुत ही पावरफुल एक किंगडम उभर के आया और मगध जो कि फॉर्मेशन करी 16 महाजनपदास में से एक। और जो सबसे इम्पोर्टेंट किंगडम था यानी कि कोर का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट किंगडम था जो कि एरिया है बिहार में, साउथ बिहार में। और उसकी जो फर्स्ट कैपिटल थी वो थी राजगृह, जो कि मॉडर्न डे में राजगीर बोला जाता है। फिर बनी पाटलिपुत्रा, जो कि मॉडर्न डे में पटना बोला जाता है। मगध का फिर से एक्सपेंशन यानी कि फैलाव हुआ, जिसमें से ज़्यादातर बिहार और बंगाल शामिल थे। फिर जीत हासिल करी लिच्छवी और अंग राज्य को भी, जिसके बाद काफ़ी सारे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के हिस्से भी आ गए मगध राज्य के अंडर में। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंट किंग्स ऑफ मगध के बारे में। सबसे पहले बिम्बिसारा जो सबसे पहले रूलर थे मगध के, उन्होंने रूल किया था 52 ईयर्स के लिए। उसके बाद के रूलर थे अजातशत्रु सन थे बिम्बिसारा के, उन्होंने रूल किया था फॉर अबाउट 32 ईयर्स और उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई थी जीत हासिल करना कोसाला और काशी राज्य में और साथ ही साथ वैशाली राज्य में। और उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को बुलाया था राजगृह में 487 BC में। और अजातशत्रु ने बिल्ड करा था एक किला फोर्ट, जिसको बाद के टाइम पे नया कैपिटल के रूप में भी बना दिया गया था और जिसे बोला जाता था पाटलिपुत्रा, आजकल के टाइम में पटना, जो कि बिहार में है। सक्सेसर्स ऑफ अजातशत्रु यानी कि आने वाले वंश जो अजातशत्रु के थे। तो अजातशत्रु के डेथ के बाद मगध धीरे धीरे अपनी पोजीशन को लूज़ करते गया, यानी कि उसकी जो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन थी मगध राज्य की, वो धीरे धीरे घटती चली गई। और जो डायनेस्टी थी बिम्बिसारा की, यानी कि जो वंश था बिम्बिसारा का, वो भी उसको भी हरा दिया गया था शिशुनागा के द्वारा, जो कि गवर्नर थे बनारस के। और जो लास्ट किंग ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी कालाशोखा, उनकी भी मृत्यु कर दी गई थी महापद्मनाभा नंदा के द्वारा और वो बन गए थे फिर आखिरकार रूलर ऑफ मगध। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि पहले के वैदिक टेक्स्ट में ये मेंशन किया हुआ है कि जो आर्यन लोग थे वो नोमैडिक लाइफ लीड करते थे, यानी कि उनके रहने की कोई एक फिक्स जगह नहीं थी और वो हमेशा लड़ते रहते थे आपस में और नॉन आर्यन लोगों के साथ भी। किस वजह से? काउस के लिए, शीप के लिए और ग्रीन एरियाज़ के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ उस टाइम पे थे पंचाला, प्रेजेंट डे बरेली डिस्ट्रिक्ट, सुरसेना, मथुरा, कोसाला, अवध। और ये जो एरियाज़ थे ये कुछ किंगडम्स थे और रिपब्लिक्स थे। रिपब्लिक्स का मीनिंग मैंने आपको पहले ही समझाया है, जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे वो लोग थे, आम लोग थे, और जो अपनी पावर के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते थे। और ये एरियाज़ को ही बोला जाता था जनपदास।
और इन्हीं रिपब्लिक्स में क्षत्रिय फैमिलीज़ थी जो लैंड के मालिक हुआ करते थे और उन्हीं के पास सारी पॉलिटिकल पावर्स भी हुआ करती थी। तो इस टाइप के गवर्नमेंट को बोला जाता है ओलिगार्की, कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा। और कुछ समय बाद ये जनपदास धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत करी नेबरिंग के, यानी कि जो आस पड़ोस के जो भी एरियाज़ हैं उनको भी जीत हासिल करने के लिए। और इसी की वजह से उन्होंने सेटअप करी, उन्होंने तैयार करी महाजनपदास, जिनमें टोटल 16 थे। और आखिरकार सिर्फ 4 पावरफुल महाजनपदास ही सरवाइव करे। उनमें से थे मगध, वत्सा, अवंती एंड कोसाला। बट समय के साथ साथ मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम बन के उभर के आया। और मगध की फर्स्ट कैपिटल थी राजगृह, जिसे मॉडर्न डे में राजगीर बोला जाता है। फिर उसके बाद कैपिटल बनी पाटलिपुत्रा, जिसे मॉडर्न डे में पटना बोला जाता है। फिर हमने जाना कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ मगध के बारे में। सबसे पहले हमने जाना बिंबिसारा के बारे में। बिंबिसारा जो कि सबसे पहले रूलर थे मगध के, उन्होंने रूल किया था 52 ईयर्स के लिए। फिर हमने जाना अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु बेटे थे बिंबिसारा के, उन्होंने रूल किया था 32 ईयर्स के लिए। फिर हमने जाना कि अजातशत्रु की मृत्यु के बाद मगध धीरे धीरे जो अपनी जो पावरफुल पोजीशन थी मगध राज्य की, वो धीरे धीरे घटती चली गई। उस पावरफुल पोजीशन धीरे धीरे लूज़ होती चली गई और वो मगध राज्य पहले के जैसे पावरफुल नहीं रहे। और जो वंश था बिंबिसारा का, वो भी हरा दिया गया था शिशुनागा के द्वारा, जो कि गवर्नर थे बनारस के। और जो लास्ट किंग थे शिशुनागा साम्राज्य के, वो थे कालासोका, जिनकी मृत्यु कर दी गई थी महापद्मानभा नंदा के द्वारा, और वो आखिरकार रूलर बने थे मगध के। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़ लर्निंग वीडियो. Please go through this video. Thank you.